आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का स्वागत है आज राजस्व स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि प्राचीन इतिहास किसी न किसी सोर्स से गुजरे हुए होते हैं। प्राचीन इतिहास जो भी इतिहास, सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि इतिहास क्या होता है। इतिहास हमेशा वो घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई होती है। अगर हम ये माने कि कोई भी पिछली कहानियाँ जो कि हमारे और आपके घर भी घटित हुई हैं उन्हें हम इतिहास कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इतिहास का मतलब होता है कि उसको हमें 3 पॉइंट ऑफ सोर्स से गुजारना होता है। अगर 3 पॉइंट ऑफ सोर्स से वो गुजरते हैं, जिसमें से अगर एक भी उसमें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक भी सोर्स से अगर ये निश्चित होता है कि नहीं, जो ये घटना है ये घटित हुई है, तो उसे हम इतिहास मानते हैं। ठीक है, अगर हम सब कुछ को इतिहास ही माने तो हमारे और आपके घर की कहानियाँ भी इतिहास हो जाएंगी। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि क्या हमारे और आपके घर की जो कहानियाँ हैं वो गलत है? नहीं, वो भी सही हैं। लेकिन इतिहास को जानने के लिए जो चीज़ निश्चित रूप से घटित हुई है उन्हें 3 पॉइंट ऑफ सोर्स से गुजारा जाता है, जिसमें से सबसे पहला होता है, हम एक मान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य जो कि खनन उत्खनन से प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है साहित्यिक सोर्स। ठीक है, मतलब साहित्य के मतलब से कोई किताबें जो है उसका वर्णन करती हैं और वो उस हिसाब से हमें प्राप्त मिल जाता है, उसको हम कहते हैं साहित्यिक सोर्स। इससे जो भी मतलब प्राप्त होता है हमें, इन्हें हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तीसरा होता है फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे वेनसांग हुआ, ठीक है, फाहियान हुआ, चीनी यात्री फाहियान हुआ। इन लोगों के जो लिखित विवरण हैं उनसे जो भी प्राप्त हमें सोर्स मिलते हैं उनको हम इतिहास मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को माना जाता है। अब हम आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इतिहास के साधन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देसी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब कि वो किताबें जो धर्म से जुड़ी होती हैं, और लौकिक मतलब जो लोगों के बीच में फैली हुई हैं। ठीक है, लोकाचार जिसको कहते हैं। धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा होता है अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रुति, वेद, ब्राह्मण उपनिषद इत्यादि आते हैं। और साहित्य पुरातात्विक सामग्रियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं और भग्नावशेष स्मारक। ठीक है, अभिलेख प्राप्त हो गए, पुरानी मुद्राएं प्राप्त हो गई। ठीक है, और जो भी अवशेष बचे हुए हैं स्मारक के रूप में, उनको हम प्राप्त करके उनके ऊपर अध्ययन करके और फिर हम इस एविडेंस के प्रूफ उसको प्रूव कर पाते हैं इस एविडेंस के तहत, और फिर उसको हम इतिहास की जानकारी में रखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन में हमें क्या क्या प्राप्त होती हैं? धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग होते हैं, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण स्मृतियाँ। अब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान यानी तथागल्प साहित्य। इन साक्ष्य के तहत हम साहित्यिक साधन जो होते हैं इनके तहत हम उनको प्रूव करते हैं, फिर उसे अपने इतिहास की श्रेणी में रख करके इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? अभिलेख, मुद्राएं और भग्नावशेष स्मारक। अब आगे अगर हम बात करते हैं साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन में जो वेद होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हम वेद के बारे में बात करेंगे तो ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत जिसको कि बताया जाता है कि देवताओं की भाषा है, और इसमें कोई भी गाली नहीं है। संस्कृत भाषा में कोई भी गाली नाम का कोई एक शब्द तक नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे देवताओं की भाषा कहा जाता है। वेद को किसने लिखा इसके बारे में हमें कोई भी
प्रमुख एविडेंस नहीं प्राप्त हुए कि वेद को लिखा किसने है। इसलिए ये माना जाता है कि वेद जो है उसको देवताओं ने लिखा है। इसके अलावा अगर कुछ मैं और बात करूं, जैसे आप अग्निशामक यंत्र का जानते होंगे। अग्निशामक यंत्र जो होता है आग बुझाने के काम आता है, लेकिन अग्निशामक यंत्र का जिसने बनाया था उसका जो पेटेंट था, जिसने अपने नाम से कराया था, वो आग में जल करके ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से आज तक ये नहीं पता चला कि अग्निशामक यंत्र का पेटेंट किसके हाथ में है। ठीक है, इस वजह से लगभग हर अलग अलग प्रकार की कंपनियां अग्निशामक यंत्र को बनाती हैं। अब आते हैं हम वेद की तरफ। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अगर कोई पूछे सबसे पुराना वेद वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। हम ब्राह्मण की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राजाभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केकय आदि और प्राच्य देश कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषद के बारे में अगर हम बात करते हैं, उपनिषदों में बृहदारण्य तथा छंदोन्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उपनिषद में इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के बाल भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम था, अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। वेदांग क्या होता है? वेदांग 6 होते हैं। युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुषीय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वे यिस हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही इनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। स्रोत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था। गृह सूत्र, जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे। धर्म सूत्र, जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था। शुल्ब सूत्र, जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत के धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी। अब स्मृतियाँ के बारे में जानते हैं। स्मृतियाँ क्या होती हैं? स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सृष्टु वेद विज्ञेयों धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। स्मृतियों का उदय सूत्रों को बाद हुआ, यानी सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक था। मनुस्मृति से उस समय के बारे में, भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधातिथि, मारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। अब महाकाव्य के बारे में जानते हैं। महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा 1ली एवं 2री शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई।
वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत के बारे में अगर हम बात करें तो महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है, मतलब उससे भी बड़ा है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलाय गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों आदि सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्रीका, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिशिष्ट है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराणों की बात करें अगर हम, पुराण जो है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। यह है सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। बौद्धिक साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक यानी संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वूलर एवं रीड डेविड्स महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी हुए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में धड़ 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों के विवरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, इन लेखकों के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में हम पढ़कर उन पे भी हम रिसर्च करते हैं और फिर बाद में जो उसका निर्णय आता है उसको हम इतिहास के तौर पे जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री से अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। मूर्तियों और गुफाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रकला की अगर हम बात करें तो ये चित्रकला जो हमारे गुफाओं में या फिर किसी दीवार पे या फिर किसी पेड़ पर, इन जगहों पे चित्रकारी प्राप्त होती है और उनके अनुसार फिर हम उनके बारे में
विश्लेषण करते हैं और फिर उसको भी हम अपने इतिहास में शामिल करते हैं। चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु का या फिर मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। और इस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साधनों को जुटा पाते हैं। इन साधनों की मदद से हम भारतीय इतिहास की जानकारी को प्राप्त करते हैं और फिर हमें उन्हें अपने अतीत के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है जिनको कि हम वर्तमान में पढ़ते हैं और उससे हम आगे कुछ सीख सकते हैं। और इतिहास बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है कि पहले लोग कैसे थे, आज कैसे हैं। ठीक है, तो अब इतिहास के बारे में एक छोटी सी जानकारी अपनी तरफ से पूरा पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है जिसको कि साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित और उन्हें पर रिसर्च करने के बाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और उन्हें हम इतिहास कहते हैं। यानी अतीत की उन्हीं घटनाओं का वर्णन जो कि निश्चित रूप से घटित हुई होती हैं उन्हें हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास हमारे और आपके घर के कहानी भी इतिहास हो सकती है यदि वह इन सोर्स के ऊपर गुजरती है और ये निश्चित रूप से घटित पाई जाती है, वो भी एक इतिहास के तौर पे पाया जाएगा। वरना हम जनरली अगर हर एक चीज़ इतिहास ही हो जाए तो हम एग्ज़ाम में जब देने जाएंगे तो हमारे और आपके घर की कहानियाँ भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती हैं क्योंकि उन पर कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे और आपके घर की जो इतिहास है वो एक कहानी बन के रह जाती है और बाकी जो चीज़ें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती हैं वो इतिहास हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास ज़रूर पसंद आई होती। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नए टॉपिक के बारे में। और आज का जो नई टॉपिक होगी उसको मैं अभी से आपको बता दूं। अगला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास के भी पहले का काल। ठीक है, यानी जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसके पहले के जो भी लिखित हैं लेकिन हमें उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, न ही उसको हम पढ़ पाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज की अपनी एक क्लास प्रारंभिक भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन के बारे में आज हमने पढ़ाई करी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।